Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to continue from section number 16 of the Specific Relief Act. Until now, we have completed till section number 15. आप चाहें तो उनकी वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपके हाथ में बैरेट ज़रूर होनी चाहिए और एक पेन या फिर हाइलाइटर होना चाहिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करूंगी, बताऊंगी, वो सारी चीज़ें आप अपनी बैरेट में मार्क कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस एक्ट को पढ़े तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए इस एक्ट को समझना। सो लेट्स स्टार्ट। इन सेक्शन 16 वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्सनल बार टू रिलीफ। कौन से ऐसे मामले होंगे, कौन से ऐसी सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार कर दिया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा इन फेवर ऑफ अ पर्सन। किन किन पर्सन के फेवर में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं? तो पहली बात, हु हैज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। जिस भी पर्सन ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में हम सेक्शन नंबर 20 में देखेंगे। शॉर्ट में मैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो हम किसी भी पर्सन से करवाते हैं जब हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तो हम किसी एजेंट से या किसी थर्ड पर्सन से कहते हैं कि हमारे इस एक्ट को आप परफॉर्म कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो जिस पर्सन ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया है, वो पर्सन, यहाँ उन पर्सन को यहाँ पर्सनली बार कर दिया जाएगा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो अब क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायोलेट्स एनी एसेंशियल of the contract that on his part remains to be performed or acts in fraud of the contract or willfully acts at the variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract. क्लॉज बी में क्या बात कही जा रही है कि जब एक प्लेंटिफ खुद ही इनकेपेबल हो चुका है, ठीक है, पहली बात, या तो वो इनकेपेबल हो चुका है, या तो उसने कोई एसेंशियल टर्म को वायोलेट कर दिया है, या उसने फ्रॉड कमिट कर दिया है, या किसी भी तरह का उसने वेरिएंस कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब वो पर्सन यहाँ पर पर्सनली बार हो जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने से। तीसरी बात, जो भी पर्सन इस बात को प्रूव करने से फेल कर जाता है दैट ही हैज परफॉर्म्ड और हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। यहाँ पर दो बातें देखनी है। अगर कोई भी पर्सन रेडी नहीं है या फिर उसकी विलिंगनेस नहीं है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो अदर पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे क्लेम कर सकता है? और इसे हम इस इक्वेशन के साथ पढ़ते हैं, दैट इज ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्लीन हैंड्स आना पड़ेगा और अपना पार्ट तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी कोर्ट अदर पार्टी से कह सकती है कि वो आप अपना पार्ट परफॉर्म करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्लॉज सी के रिगार्डिंग में एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है दैट यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेमेंट होना चाहिए। मतलब अगर जो प्लेंटिफ है वो रेडी एंड विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, जरूरी नहीं है कि उसे एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो। एक्चुअल पेमेंट इज नॉट नेसेसरी हियर। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात जरूरी है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म योर पार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट। आई होप आपको सेक्शन 16 क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 16 इन शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ। पर्सनल बार टू रिलीफ यहाँ बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोई भी पर्सन क्लेम कर रहा है कोर्ट जाकर, तो उन्हें 3 ग्राउंड्स पर रोक दिया जाएगा या पर्सनली उन पर बार लगा दिया जाएगा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर पाएंगे। कब कब क्लेम नहीं कर पाएंगे? क्लॉज ए में बात कही गई कि अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया किसी अदर पार्टी से, नाउ यू कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरी बात, अगर आप इनकेपेबल हो गए हैं या आपने किसी एसेंशियल का वायोलेशन कर लिया या आपने खुद ही फ्रॉड कमिट कर दिया या किसी तरह का वेरिएंस कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर पाएंगे। एंड तीसरी बात, अगर आप फेल कर जाते हैं ये प्रूफ करने से कि आप रेडी एंड विलिंग हैं अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, अगर आप फेल कर जाते हैं तो उस मामले में भी आपको पर्सनली बार कर दिया जाएगा, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ नहीं मिलने वाली है यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 17 के पास। सेक्शन नंबर 17 is talking about the contract to sell or let property by one who has no title, not specifically enforceable। कोई भी पर्सन अगर सेल करना चाहता है या लेट करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी, जिसके पास तो टाइटल ही नहीं है, तो वो स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करवा पाएगा। सी,
अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जिस भी पर्सन को सेल करना है या लेट करना है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। वेंडर मतलब जो भी पर्सन सेल कर रहा है एंड लेसर का मतलब है जो पर्सन यहाँ पर लेट कर रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को। अगर हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल, पता है कि हाँ उस पर्सन के पास तो टाइटल ही नहीं है, तो जिसके पास टाइटल नहीं है वो सेल या लेट कैसे कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को। दूसरी बात, हु दो ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। यहाँ पर बिलीविंग वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जो एक वेंडर है या लेसर है वो ये बिलीव कर रहा है कि हाँ मेरे पास तो गुड टाइटल है या गुड टाइटल तो मुझे आज नहीं तो कल मिल जाने वाली है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है चांस ऑफ एयर एपरेंट, जो हम सेक्शन नंबर 6 ऑफ टीपीए में देखते हैं। उसमें कहा जाता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है, अगर सपोज मेरे फादर की प्रॉपर्टी है वो आज नहीं तो कल तो मुझे मिलने वाली है, तो ये हो गया कि मैं बिलीव कर रही हूँ कि इस प्रॉपर्टी की गुड टाइटल है मेरे पास। तो अगर वो गुड टाइटल मेरे पास नहीं है, अगर हम फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट अगर प्रूव कर पाते हैं कि हाँ ये तो हर हाल में मेरी ही प्रॉपर्टी है, देन ओनली आई कैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आई कैन क्लेम इन कोर्ट, अदरवाइज आई कैन नॉट क्लेम। सबसेक्शन 2 में ये बात कही गई है कि जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 का ये अप्लाई करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी। ठीक है, हमने सबसेक्शन 1 में देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन सबसेक्शन 2 ने कहा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये था सेक्शन 17। सेक्शन 17 का क्रक्स सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पर्सन सेल या लेट करना चाहता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को और उसे डाउट है कि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसके पास टाइटल नहीं है, या फिर वो बिलीव तो कर रहा है ये प्रॉपर्टी मुझे आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन रीजनेबल डाउट है कि हो सकता है ये प्रॉपर्टी मुझे ना मिले, तो इन मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर पाएगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट उनका साथ नहीं देने वाली है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइटल, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करा सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी फॉलो होने वाली है। Now comes section number 18. It talks about the non-enforcement except with the variation. See, जब कोई भी प्लेंटिफ सीक कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन राइटिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्मेट में है और प्लेंटिफ वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है, टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन, जिसमें डिफेंडेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, तो प्लेंटिफ जो है ही कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस sought except with the variation so set up in following cases। तो कुछ मामलों में जो वेरिएशन सेटअप किया गया डिफेंडेंट के द्वारा उस वेरिएशन को फॉलो करने के बाद ही इन्फोर्समेंट कराई जा सकती है। किस तरह के वो वेरिएशन हो सकते हैं? वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इन टर्म्स और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज एग्रीड टू। एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुछ चीजें या कुछ टर्म्स डिफरेंट दे दी गई जो कि पार्टीज एग्री किए थे उसके अलावा, और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, या उसमें सारी बातें नहीं लिखी गई थी जो पार्टीज ने मिलकर एग्री करा था, ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर डिफेंडेंट ने एंटर किया था इस कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सपोज ए ने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा कि आई विल सेल यू 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, लेकिन कुछ फ्रॉड उसने कर दिया। 100 बैग्स ऑफ सीमेंट उसने ये तो कहा, और 100 बैग्स ऑफ सीमेंट में हर बैग 2 kgs का रहने वाला है उसने ये कहा, लेकिन जब ट्रांसफर करना था उस वक्त उसने क्या कहा, फ्रॉड या मिस्टेक के वजह से उस रिटन एग्रीमेंट में उसने लिख दिया कि 1.5 kg के हर बैग्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड हो गया। तो डिफेंडेंट ने एक वेरिएशन सेटअप किया कि 2 kgs अगर आपने बोला था तो 2 kgs का ही आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ हम उस पर्सन को मानने वाले हैं जिस पर्सन ने 2 kgs का देने को कहा था
सीमेंट, लेकिन उसने 1.5 kg कर दिया था बाद में, ठीक है। तो प्लेंटिफ को यहाँ पर मानना पड़ेगा, जो डिफेंडेंट ने जो वेरिएशन सेटअप करा है उस वेरिएशन को मद्देनजर रखते हुए उस वेरिएशन को पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। क्योंकि प्लेंटिफ भाई साहब आपने ही फ्रॉड कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो डिफेंडेंट ने उस चीज को सही करने की कोशिश की है। दूसरी बात, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस सर्टेन लीगल रिजल्ट। पार्टीज का ये ऑब्जेक्ट था कि वो सर्टेन लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस, where the parties have subsequently to the execution of contract varied its term. So these are the three circumstances under which if you want to स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आप करना चाहते हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे थे मेरे जुबान पर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर करना चाहते हैं तो इन 3 वेरिएशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इन्फोर्समेंट तभी हो सकती है जब आप इन वेरिएशंस को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 19 अब हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 19 बात कर रहा है स्पेसिफिक रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज। सेक्शन 18 का एक बार मैं आपको क्रक्स बता दे रही हूँ। नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन का मतलब है यहाँ पर अगर फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह अगर प्लेंटिफ के द्वारा करी गई है तो आपको पहले अपना फ्रॉड क्लियर करना पड़ेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपने जो भी बातें कही थी डिफेंडेंट से, उस बात को आपको पहले सच करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और उस चीज की आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ओके, नाउ कम्स सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 को हम सेक्शन नंबर 15 के साथ पढ़ते हैं। Section 19 is talking about the relief against the parties and persons claiming under them by subsequent title. सेक्शन नंबर 15 में हमने देखा था रिलीफ बाय हुम, कौन से पर्सन रिलीफ मांग सकते हैं, 15 में देखा था। यहाँ हम देख रहे हैं किस पर्सन के अगेंस्ट हम रिलीफ मांग सकते हैं। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं? ईदर पार्टी दैट पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, किसी भी अदर पर्सन के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं जिसके पास भी टाइटल है अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिस भी पार्टी के जो भी पार्टी अगर क्लेम कर रहा है कि हाँ ही हैज द टाइटल, एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displayed by the defendant. CA आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CA पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसे 2018 में ऐड करा गया था और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है DGS में। सी, हमने सेक्शन नंबर 15 में देखा था, वहां पर भी अमेंडमेंट के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्लॉज ऐड करा गया था। यहाँ पर भी बोला जा रहा है अगर कोई भी LLP है, अगर वो एंटर होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंड सब्सिक्वेंटली वो अमेलगमेट कर जाता है, मतलब मिक्सड अप या जुड़ जाता है किसी अदर LLP के साथ, तो जो न्यू LLP बनेगी, मतलब न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बनेगी अमेलगमेशन के द्वारा, उसके अगेंस्ट भी हम क्लेम कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। ओके, डी पॉइंट इज सेइंग दैट कोई भी कंपनी अगर एंटर कर रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और सब्सिक्वेंटली वो अमेलगमेट कर जाती है किसी भी अदर कंपनी के साथ, तो जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई बिकॉज ऑफ सच अमेलगमेशन, उस कंपनी के अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं सब्सिक्वेंट टाइटल। ई पॉइंट इज सेइंग दैट व्हेन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स थे, अभी प्रमोशन के स्टेज पे हम थे, ठीक है, हमें अभी फंड रेज करने थे, कंपनी खड़ी करनी थी, तो प्रमोटर्स के जब हम स्टेज पे थे, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ नहीं है, उसके पहले अगर हमने किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली है फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उस कंपनी के अगेंस्ट भी हम क्लेम कर सकते हैं specific relief provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance to the other party to the contract. सेक्शन 19 का मैं क्रक्स बता दूं, यहां पर बात हो रही है रिलीफ अगेंस्ट द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय द सब्सिक्वेंट टाइटल। हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट मांग सकते हैं,
किसी भी अदर पर्सन के अगेंस्ट मांग सकते हैं जो क्लेम कर रहा है कि हमारे पास तो टाइटल है, सब्सिक्वेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज हुई। तीसरी बात, कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है किसी भी टाइटल को। चौथी बात, एलएलपी की बात की हमने, उसके बाद हमने कंपनी की बात करी, उसके बाद हमने प्रमोटर्स ऑफ कंपनी की बात करी। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 19 तक ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये सारे सेक्शन समझ आ रहे होंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन नंबर 20 से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज लेकर आई हूँ। मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिर्फ 5 लेक्चर्स लेने वाली हूँ और उन 5 लेक्चर्स में मैं पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर देने वाली हूँ एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जाम। अभी आपका छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आ चुका है, छत्तीसगढ़ की जुडिशरी नोटिफिकेशन आ चुकी है, हिमाचल का एग्जाम होने वाला है मार्च में, साथ ही साथ गुजरात की नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, बिहार एंड यूपी के नोटिफिकेशन भी लाइन में है, कभी भी आ सकती है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए जहां पर भी नए क्रिमिनल लॉस पूछने जाने वाला है, हिमाचल में तो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉस पूछे जा रहे हैं, तो जहां पर भी नए क्रिमिनल लॉस पूछे जाने वाले हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं इन 5 वीडियोस में पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट कर देने वाली हूँ। दैट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।